हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को कक्षा 11वीं में आगे पढ़ना है एवोगैड्रो का नियम या एवोगैड्रो के नियम के बारे में। तो इस नियम को सबसे पहले सन 1811 में एवोगैड्रो ने दिया था और उन एवोगैड्रो का नाम था अमेडियो एवोगैड्रो। और इसको जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गै-लुसाक का गैस आयतन का जो नियम था उन्हीं के संबंध में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो इस नियम में एवोगैड्रो ने अपना विचार दिया, इसलिए इस नियम को कहा गया एवोगैड्रो का नियम। और इसमें आयतन और मात्रा में संबंध को बताया गया है। तो जो एवोगैड्रो थे उन्होंने नियम के अनुसार बताया कि समान ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। वही है एवोगैड्रो का नियम। माने कि जब ताप समान रहेगा, दाब समान रहेगा, तो जो सभी गैस, किसी भी गैस के समान आयतन में जो अणुओं की संख्या है वह समान रहेगी। तो जो अणुओं की संख्या है उसको अगर हम लोग लीटर में लेंगे गैस के आयतन को, तो वो हो जाएगा 22.4 लीटर। और उतने में देखेंगे अणुओं की संख्या, तो वह अणुओं की संख्या होता है 6.002 × 10⁻23 के बराबर। तो इसी को बोला जाता है एवोगैड्रो संख्या या फिर एवोगैड्रो नंबर या नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो एन ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए जो नियम दिया गया उसको बताया गया भी अनुक्रमानुपाती n, माने भी अनुक्रमानुपाती n। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग स्थिर लेंगे तो स्थिर ताप और दाब पे गैसों के समान आयतन भी में अणुओं की संख्या समान होगी। यहाँ पे अणु की संख्या को n से प्रदर्शित किए हैं। यह गैस का आयतन, यह ताप और यह होगा दाब। तो भी बराबर हो भी अनुक्रमानुपाती हो जाता है n। तो यहाँ पे n एवोगैड्रो संख्या है और यहाँ पे n क्या है, अणुओं की संख्या है। तो अगर हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोलों की जो संख्या होती है, मोलों की संख्या उसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर हो जाता है अणुओं की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या। तो n बराबर हो जाता है n बटा Na। तो ये हो गया। अगर इसको हम लोग Na जो एवोगैड्रो संख्या या फिर स्थिरांक है, यहाँ पे Na एक स्थिरांक के समान कार्य करता है। तो इस समीकरण से हो जाएगा n अनुक्रमानुपाती n। अगर अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो फिर से यही हो जाएगा। तो ये हो गया। उसी के साथ साथ ये भी बताया कि जो गैसों के समान आयतन में जब ताप और दाब स्थिर रहेगा तो उस स्थिति में भी अनुक्रमानुपाती n भी होता है। माने कि यह था पहला। अब इसी में बताया गया है कि भी अनुक्रमानुपाती n भी होता है, क्योंकि यहाँ पे n और यहाँ पे n, तो दोनों साइड n। तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो भी अनुक्रमानुपाती n हो जाएगा। इसका मतलब है कि गैस के समान आयतन में मोलों की संख्या भी बराबर होगी गैसों के लिए। तो भी बराबर हो जाएगा यहाँ पे n। अगर यहाँ पे हम लोग समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा भी बराबर के n हो जाएगा। क्या यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक है। अब इसमें n जो है उसको हम लोग स्मॉल m बटा कैपिटल M भी लिख सकते हैं। n जो रहता है n बराबर, ये हो जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। n बराबर क्या हो जाता है, m बटा कैपिटल M। माने कि किसी भी गैस या अणु के लिए मोलों की संख्या बराबर गैस का
द्रव्यमान बटा गैस का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे m बटा m को यहाँ पे हम लोग रखेंगे n की जगह में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से v बराबर n को यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा k स्मॉल m बटा कैपिटल M। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि और क्या इसमें रखते बनेगा। तो इसको जब रख दिए, अब इसको पक्षांतर अगर कर देते हैं इसको, तो ये बड़ा वाला m इधर आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये बड़ा वाला m इधर आ जाता है। तो ये हो जाएगा m बराबर k स्मॉल m बटा ये भी नीचे आ जाएगा और ये m इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो m बटा v माने कि ये हो गया द्रव्यमान बटा आयतन m बटा v। तो m बटा v बराबर हो जाता है d, और d यहाँ पे घनत्व है। तो ये यही समीकरण हो जाएगा m बराबर k और स्मॉल d। तो यहाँ पे k समानुपातिक है तो उसको हटाकर m अनुक्रमानुपाती d भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m बराबर d, और यहाँ पे जो d है गैस का घनत्व है जो द्रव्यमान बटा आयतन से उत्पन्न हुआ है। तो किसी भी जो गैस है उसका घनत्व के लिए यहाँ से जो परिभाषा निकलता है कि किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया एवोगैड्रो का नियम। अब देखेंगे कि आदर्श गैस और आदर्श गैस समीकरण। तो जो कोई भी गैस बायल के नियम का पालन करता है, चार्ल्स के नियम का पालन करता है, और साथ साथ किसके नियम का पालन करेगा, एवोगैड्रो के नियम का भी सख्ती के साथ पालन करेगा, तो वह गैस क्या कहलाएगा, आदर्श गैस कहलाएगा। तो जो बायल और चार्ल्स के नियम में, बायल के नियम में गैस का दाब परिवर्तित होता था, ताप स्थिर रहता था। चार्ल्स के नियम में ताप परिवर्तित होता था और दाब स्थिर रहता था। तो इन दोनों नियमों को जो हम लोग संयुक्त करेंगे तो क्या निकलेगा, आदर्श गैस का समीकरण निकलेगा। तो आदर्श गैस समझ गए कि जो बायल, चार्ल्स और एवोगैड्रो के नियम का सख्ती के साथ पालन करेगा वो कहलाएगा आदर्श गैस। अब उसके लिए जब समीकरण निकालेंगे तो बायल के नियम और चार्ल्स के नियम को लेकर के आदर्श गैस का समीकरण आता है। तो उसके लिए हम लोग व्युत्पत्ति देखेंगे। तो अब देखना है आदर्श गैस का समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायल का नियम क्या था। बायल का नियम था V अनुक्रमानुपाती 1/P। उसके बाद चार्ल्स का नियम क्या था, V अनुक्रमानुपाती T। बायल का नियम था V अनुक्रमानुपाती 1/P। यह था बायल का नियम और यह था चार्ल्स का नियम। अब इन दोनों को संयुक्त करेंगे, दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह T ऊपर चला जाएगा, T/P। ये दोनों से मिला है तो V बराबर हो जाएगा T/P। अगर इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो समानुपाती स्थिरांक को घटाएंगे तो V बराबर K T/P। अगर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा P इधर आ जाएगा तो V, P और T, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा और ये ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, क्या बचेगा। तो ये हो गया VP/T बराबर K। तो K क्या है, स्थिरांक है। अगर हम लोग अलग अलग ताप पे देखेंगे, जैसे कि T1 ताप पे आयतन हो जाएगा V1 और उसका जो प्रेशर हो जाएगा
P1 और T2 ताप पे उसका आयतन हो जाएगा V2, टेम्परेचर हो जाएगा T2 ताप पे आयतन हो जाएगा V2 और प्रेशर हो जाएगा P2। तो जैसे हम लोग उधर लिखते थे स्थिरांक के जगह पे 1 2 3 लिखते थे, वैसे इसमें भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा V1 P1 अपान T1 बराबर V2 P2 अपान T2। और इधर और बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो ही पद को लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे और ये सब के बराबर होता है K, क्योंकि यहाँ पे K लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो ये होता है इसके बराबर। तो इसी नियम में जो हम लोग इसके पहले निकाले थे K अनुक्रमानुपाती, अभी हम लोग एवोगैड्रो के नियम में जो समानुपाती स्थिरांक अभी निकला है K, उसको हम लोग एवोगैड्रो के नियम से देखेंगे। तो गैस के निश्चित मात्रा में या निश्चित आयतन में मोलों की संख्या समानुपाती होती है। तो जो एवोगैड्रो का नियम है उसको हम लोग K अनुक्रमानुपाती N भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यह जो है स्थिरांक है और एवोगैड्रो के नियम से निश्चित आयतन में उसके मोलों की संख्या बराबर होती है, तो इसको K अनुक्रमानुपाती N लिख सकते हैं। अब यहाँ पे K और यहाँ से समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा Rn या फिर K बराबर NR, ये हो जाएगा। तो NR आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से K की जगह में ये वाले मान को रखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा Vp अपान T बराबर NR। इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा Vp बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा TNR या ये हो जाएगा PV बराबर NRT। तो यही है आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर NRT, जो कि बायर के नियम और चार्ल्स के नियम को संयोजित करके मिला है। और बीच में हम लोग यहाँ पे संयोजित किए हैं एवोगैड्रो के नियम को। तो वह गैस जो तीनों नियम का पालन करेगा वो आदर्श गैस समीकरण में आएगा और आदर्श गैस कहलाएगा। उसके बाद जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें अगर 1 मोल गैस के लिए लेंगे तो N बराबर 1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा PV बराबर 1 RT, 1 इंटू R इंटू T होगा। तो 1 को नहीं लिखते तो यह हो जाएगा RT। तो PV बराबर RT 1 मोल गैस के लिए होगा। अगर अलग अलग ताप के लिए देखेंगे तो इस प्रकार से होगा, जैसे कि अगर P1 V1 अपान T1 बराबर भी N के ही होता है, सॉरी NR होगा। यहाँ से इस वाले समीकरण से जब इसमें 1 2 लगाएंगे तो इसमें 1 2 नहीं लगेगा, बस इसी साइड 1 2 लगता है और उधर 1 2 नहीं लगता है। जैसे ये P2 V2 अपान T2 रहेगा, फिर भी इधर NR ही रहता है, क्योंकि ये मोलों की संख्या है जो हमेशा N रहेगा और R है जो कि स्थिरांक है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम रहेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो इतना बराबर हो जाएगा इतने की। तो यही था एवोगैड्रो के नियम से आदर्श गैस समीकरण का नियम। उसके बाद जो आदर्श गैस समीकरण है उसके द्वारा उसका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में देखेंगे। तो जो आदर्श गैस समीकरण है उसके द्वारा गैस के घनत्व की गणना कर सकते हैं। जो गैस है उसके घनत्व की गणना कर सकते हैं आदर्श गैस समीकरण से। तो घनत्व जो हम लोग उसमें m/v निकाले थे
बराबर डी था, उसको रो भी बोला जाता है। और इसी रो है जो कि गैस का घनत्व रहता है। तो इसके लिए जो समीकरण आता है m बराबर रो आर टी अपान यहाँ पे P। तो इस सूत्र के द्वारा उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे और इसी को पक्षांतर कर देंगे, तो ये रो बराबर हो जाएगा m P अपान आर टी। तो यहाँ से उसका घनत्व का मान निकाल सकते हैं। तो जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें जो जो भी पद दिया है उन सब की गणना हम लोग कर सकते हैं और उसके अणु भार की गणना मुख्य रूप से कर सकते हैं। अब जो है R है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, उसकी इकाई निकालने के लिए आता है। तो उसकी इकाई निकालने के लिए हम लोग देखेंगे समीकरण को। तो P भी बराबर होता है NRT। तो यहाँ से हमको निकालना है R की इकाई। तो R की इकाई निकालने के लिए इसको पक्षांतर कर देंगे, यह गैस स्थिरांक है, इसकी इकाई निकालेंगे। तो R बराबर हो जाएगा PV और ANT नीचे आ जाएगा। तो R की इकाई निकालेंगे तो इन सब की इकाई को लिखना पड़ेगा। तो ये दाब है, ये आयतन है, ये मोलों की संख्या है और ये टेम्परेचर है। तो जो दाब की इकाई रहता है वो रहता है बल बटा क्षेत्रफल। इसका हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल गुणित आयतन का होता है लंबाई का घात 3 और मोल n जो है वो मोलों की संख्या है तो उसको लिखेंगे मोल, उसकी इकाई को, और T जो टेम्परेचर है तो इसकी इकाई को लिखते हैं हम लोग ताप। ताप है तो उसको ताप ही लिखते हैं यहाँ पे, बाद में केल्विन या सेंटीग्रेड में लिखेंगे। तो इस दोनों को हल करते हैं तो ये हो जाएगा R बराबर बल और ये क्षेत्रफल माने कि लंबाई गुणित चौड़ाई माने लंबाई का वर्ग गुणित लंबाई का घात ये वाला 3 और यहाँ पे आएगा मोल इंटू ताप। तो यहाँ पे ये जो बल का वर्ग 2 है और ये घात 3 कट जाएगा तो एक ठो लंबाई यहाँ पे बचेगा। तो ये हो जाएगा R बराबर बल गुणित लंबाई, यहाँ पे 2 ठो था लंबाई गुणित लंबाई और यहाँ पे 3 ठो था लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई। तो यहाँ से 2 ठो लंबाई कट गया और यहाँ का 2 ठो कट गया तो एक ठो लंबाई बचा है। अब यहाँ पे आ जाएगा मोल गुणित ताप। तो जो बल का मात्रक है उसको नहीं लिखेंगे, सीधा सूत्र लगाएंगे। बल गुणित लंबाई बराबर हो जाता है कार्य, बल गुणित दूरी बराबर होता है कार्य, तो बल गुणित लंबाई बराबर हो जाएगा कार्य और ये हो जाएगा मोल गुणित ताप। अब यहाँ से कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक एक दूसरे के समान रहता है। तो जो R का मात्रक होगा, R का मात्रक हो जाता है कार्य मोल ऋण 1 और ताप ऋण 1। ये दोनों नीचे में है तो ऋण 1 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा मोल ऋण 1 और ताप ऋण 1। तो इस प्रकार से R का मात्रक निकाल लेते हैं। तो R का जो अलग अलग मात्रक दिया गया है उसमें 3 जो मात्रक है उसको अच्छे से याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है R का जो मात्रक है वो लीटर एटीएम में, और R का मात्रक है कैलोरी में, और R का मात्रक है जूल में। तो अगर लीटर एटीएम में लिखेंगे तो 0.0821, 0.0821
0.0821 लीटर ATM, और इधर आता है पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे पर मोल यहाँ आ रहा है और ताप में इन्वर्स है, तो ताप के जगह केल्विन लिए हैं तो पर केल्विन आ रहा है। अगर हम लोग लीटर ATM में निकालते हैं तो यह हो जाता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अगर कैलोरी में निकालेंगे तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और यहाँ पे अगर जूल में निकालते हैं तो 8.314 कैलोरी नहीं जूल पर केल्विन पर मोल रहेगा। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यह तीनों मेन है, बाकी बुक में बहुत सारा दिया गया है, तो इन तीनों को अच्छे से याद करना है। उसके बाद आगे देखेंगे, इसी में एक और नियम है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो जो डाल्टन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना गैस का जो दाब रहता है उसके लिए एक नियम दिया था, वो कहलाता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो इस नियम में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक गैस का जो मिश्रण है उसको अगर हम लोग आपस में एक साथ मिला करके लेंगे, तो जब ये गैस रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं तो उस स्थिति में एक निश्चित ताप पे एक ही पात्र में या जगह में उसको भर करके रखेंगे, तो उस पूरे गैस मिश्रण का जो दाब होगा वह हर गैस के अलग अलग आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा। तो यह हो गया आंशिक दाब का नियम। माने कि एक तो पात्र लिए हैं, यहाँ पे यह दाब मापी लगा हुआ है इसमें, और इसमें लिए हैं नाइट्रोजन गैस को, तो इसका दाब मिलता है P1 प्रेशर। और इतने ही बड़े पात्र में अगर हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन गैस को, यहाँ पे भी दाब मापी लगा देते हैं, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो मिलता है P2। अब इन दोनों को एक ही बर्तन में लेंगे, N2 प्लस O2, तो यहाँ पे जो P मिलेगा ये हो जाएगा P टोटल। एक ही आकार के 3 ठो पात्र लेते हैं, पहले में नाइट्रोजन को लेते हैं तो उसका दाब मिला P1, दूसरे में ऑक्सीजन को लिए तो उसका दाब मिला P2, दाब मापी से नापते हैं तो, और तीसरे में उतने ही आकार के बर्तन में दोनों को मिला करके लिए तो उसमें दोनों का जो दाब मिला उसको बोलेंगे P टोटल। तो यहाँ पे जो आंशिक दाब का नियम है उसके अनुसार यह जो P टोटल है, P टोटल बराबर होगा P1 प्लस P2 के। तो यह जो P टोटल बराबर होगा P1 प्लस P2 के। यहाँ भी इसका P1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा P2। तो अगर इसको अलग अलग लेंगे उसी ताप पर तो इनके दाब के योग के बराबर होगा, इसको जब एक साथ लेंगे उस अवस्था में भी। तो यही कहलाता है आंशिक दाब का नियम। तो यह जो P टोटल है पूरे मिश्रण का दाब है, और P1 नाइट्रोजन का आंशिक दाब और P2 ऑक्सीजन का आंशिक दाब। तो जो आंशिक दाब का नियम है उसको अगर हम लोग आदर्श गैस समीकरण से जोड़ते हैं तो P भी बराबर होता है nRT आदर्श गैस में। तो अगर हम लोग अलग अलग गैस लिए हैं तो दोनों में मोलों की संख्या यहाँ पे अलग अलग होगी, और आयतन है बराबर रहेगा और ताप का मान भी बराबर रहेगा। तो ये हो जाएगा P1, और आयतन सबका बराबर है, उतना ही बड़ा पात्र लिए हैं तो P भी बराबर N1R, और टेम्परेचर भी बराबर है, और P2 भी बराबर N2RT। इस प्रकार से होगा। अगर P टोटल निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा P1V प्लस P2V बराबर N1RT प्लस N2RT। इस प्रकार से इस दोनों को जोड़े और इस दोनों को जोड़ेंगे और बीच में यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब यहाँ से P1 और P2 कॉमन निकल जाएगा और भी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस P2V, P1 प्लस P2 और भी यहाँ से उभयनिष्ठ निकला और ये N1 प्लस N2 करेंगे और RT को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से N1 प्लस N2 और यहाँ पे RT। इस प्रकार से ये समीकरण हो जाएगा। अगर हम लोग P1 के लिए निकालेंगे तो ये दोनों के मोलों की संख्या है। P1 के अगर मोल की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा N1 प्लस N2 P1 का जब प्रेशर निकालेंगे तो हो जाएगा N1 प्लस N2 P, क्योंकि 1 है तो 1 ऊपर में आएगा। और जब P2 का प्रेशर निकालेंगे तो ये हो जाएगा P2 बराबर N2, N1 प्लस N2 और P। तो ये है आंशिक दाब का उसका नियम। ये रहता है कुल दाब और ये है आंशिक दाब। तो एक का जब दाब निकालेंगे तो मोलों की संख्या इंटू टोटल दाब को कर करके निकाल सकते हैं। अब जो डाल्टन का नियम है उसका अनुप्रयोग देखेंगे तो इसमें शुष्क का जो गैस रहता है उसका दाब ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का। शुष्क गैस का दाब ज्ञात करने के लिए इसका मान करते हैं तो इसके लिए एक प्रकार से पात्र की जो व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार से एक बीकर लेते हैं, उसमें एक परत नली को उल्टा लगाते हैं और यहाँ पे स्पेस रहता है। यहाँ से गैस को, इसमें गैस रहता है और इसमें विलायक भरा हुआ रहेगा और यह विलायक जल के रूप में रहता है। और यहाँ से गैस को जब डालते हैं तो यहाँ भी यह विलायक, इसमें जो विलायक भरा रहेगा जल वो यहाँ भी भरा रहता है। तो यह गैस यहाँ से जब गैस को डालेंगे तो यह गैस यहाँ से होती हुई यहाँ पे एकत्रित होगी। तो यहाँ जो पाया जाता है वो गैस प्लस जल वाष्प पाया जाता है। जल वाष्प, तो जो आंशिक दाब का नियम है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो इस गैस को इधर से डाले तो यहाँ से पानी से होते हुए यहाँ पे आया तो यह गैस गीला हो गया तो उसको बोलेंगे गीली गैस। लेकिन जब शुरू में डाले तो पानी से टच नहीं हुआ था तो शुरू में जो था उसको बोलेंगे सूखा गैस या फिर ड्राई गैस। तो गीली गैस का जो दाब रहता है वह सूखी गैस का दाब और जल में मिलने के बाद उसका जो जल वाष्प बनता है उसके दाब के योग के बराबर रहता है। तो P ऑब्जर्व्ड बराबर P ड्राई गैस प्लस रहता है एक्वस टेंशन। तो यहाँ पे P हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे गैस का दाब, माने कि हमारे द्वारा प्रयोग में जो देखा गया अवलोकन किया गया गीली गैस का दाब देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो गीली गैस का जो दाब रहता है बराबर इस सूखे गैस का दाब धन जो पानी में जाने के बाद जो जल वाष्प बनता है उसका दाब दोनों के योग के बराबर रहता है। तो यहाँ से हम लोग अगर शुष्क गैस का दाब निकालेंगे, माने कि ड्राई गैस का जो दाब निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा P
ड्राई गैस बराबर, ये इधर आ जाएगा, उधर है तो ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P ऑब्जर्व्ड माइनस एक्वस टेंशन। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा सूखी गैस का हम लोग दाब निकाल सकते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार। उसके बाद जो भाप आसवन की क्रिया है उसमें डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग होता है, और उसी नियम के आधार पर जो भाप आसवन की क्रिया है वो आधारित रहती है। भाप आसवन की जो विधि का उपयोग है वह पहले पुराने ज़माने में गुलाब जल प्राप्त करने के लिए करते आए हैं। अब इससे आगे का गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में अगली क्लास में देखेंगे।